अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सीपीसी ऑल सेक्शंस फॉर लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीपीसी के जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो कि लॉ गेट के अंदर मेन सेक्शंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीपीसी के कौन कौन से सेक्शंस हैं हमें ये पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 1 से लेके 12 तक, उसके बाद 15 से लेके 21 तक, उसके बाद सेक्शन नंबर 47, उसके बाद सेक्शन नंबर 75, उसके बाद 96, 114 और 115। मोबाइल साइलेंट पे रख लें। सेक्शन नंबर 1, हर किसी भी लॉ की बुक का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो होता ही क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड क्या होता है कि इस पूरी की पूरी बुक का नाम क्या है, उसके बाद ये बुक जो है एक्सटेंड कहाँ तक करती है। अगर कोई भी बुक पर्टिकुलरली एक जो है सूबे की हद तक होगी तो वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ बताएगी कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पंजाब, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ सिंध। लेकिन जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात, इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है, इसकी इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है, 1 जनवरी 1909। उसके बाद सेक्शन नंबर 2, जितने भी आप लॉ की बुक्स देख लें, सारे की सारी लॉ की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी किस चीज़ के बारे में होती हैं। सेक्शन नंबर 2 होता है उसका डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में। या तो होता है डेफिनेशन क्लॉजेस या तो होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। डेफिनेशंस के अंदर हमें जो भी डेफिनेशंस मिलती हैं उसकी जितनी भी मीनिंग्स हैं वो सारी की सारी पर्टिकुलरली चलती हैं आगे पूरे के पूरे एक्ट तक। लेट सपोज अगर यहाँ पर वर्ड डिक्री है तो जो यहाँ पर मीनिंग बताई गई है डिक्री की, वही की पूरी मीनिंग चलेगी पूरी के पूरे एक्ट तक। ठीक है, अब डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले बताता है कोड, उसके बाद डिक्री। कोड मींस कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड इंक्लूड्स रूल्स का मतलब क्या है कि जो एक्ट है, जो ये कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसके अंदर रूल्स भी बताए गए हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर। अब इनके रेलेवेंट प्रोविजंस आपने याद करने हैं। डिक्री क्या है, सबसेक्शन 2, और जजमेंट क्या है, सबसेक्शन 9, और ऑर्डर सबसेक्शन 14। डिक्री क्या कहता है, डिक्री कहता है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन रिगार्ड्स द कोड एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। तो डिक्री क्या है, जो डिटरमाइन करे राइट्स ऑफ द पार्टीज़ के बारे में। ठीक है, जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, सिविल लिटिगेशन करते हैं, उसके बाद कोर्ट आपके हक में एक फ़ैसला देती है। लेकिन जजमेंट पास होने से पहले जो फैसला दिया जाता है उसको कहा जाता है डिक्री। अब डिक्री की काइंड्स हैं, कौन कौन सी काइंड्स हैं, एक है प्रिलिमिनरी डिक्री, एक है फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है, जो कि टेम्परेरी पर्पस या जो है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग में जो आपके हक में पास हुई हो। फाइनल डिक्री क्या होती है, जो जजमेंट से पहले पास हुई हो, उसको कहते हैं फाइनल डिक्री। उसके बाद जजमेंट। जजमेंट क्या है, जजमेंट में अगर आपको अपनी वर्डिंग में समझाऊं, अ डिटेल्ड डिसीजन ऑफ अ केस। कोई भी तफसीली जो फैसला होता है अदालत का उसको कहते हैं जजमेंट। उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर आल्सो डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी। ठीक है, ऑर्डर भी आपको डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टी, बट विच इज़ नॉट डिक्री। जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। किस तरीके से, कोर्ट ने आपके ज़िम्मे कोई काम लगा दिया, या पर्टिकुलरली कोर्ट ने आपको ये कहा कि आप प्लेंटिफ, आप नेक्स्ट हेयरिंग को ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, तो ये क्या होगा, ये होंगे हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिक्री होल्डर। एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर कौन होता है, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। कोई भी ऐसा शख्स जिसके हक में डिक्री पास हुई हो। ठीक है, और जजमेंट डेटर कौन होता है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। दोनों की वर्डिंग सेम है, लेकिन सिंपली आपको पता होना चाहिए, अगेंस्ट हुम आ जाए तो वो जजमेंट डेटर है, और जो इन हुज फेवर आ जाए तो जजमेंट डिक्री होल्डर है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स। जो सिविल कोर्ट्स है हमारे पास, उसकी जो जुरिसडिक्शन बताता है उसको कहा जाता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट। सिविल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। उसके बाद फर्दर क्या है, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन कोर्ट कौन सी होती है? फॉरेन कोर्ट वो होती है जो पाकिस्तान से बियॉन्ड द लिमिट हो, यानी कि जितने भी हमारे पास फ़ॉरेन की अदालतें हैं वो सारी के सारी फ़ॉरेन कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स includes any officer appointed by the provincial government to perform all or any functions expressing imposed by the court, perform any functions expressly imposed by the code of government. गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? सरकारी वकील, ठीक है। उसके बाद जज मीन्स अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट। जज क्या होता है? अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर इन डेफिनेशंस क्लासेस के अंदर अगर मैं कोई जो है रेफरेंस मिस कर दूं तो आपको वो रेफरेंस भी याद करना है, क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज इस तरह भी दे सकता है कि व्हाट्स द मेन रेफरेंस ऑफ डिक्री होल्डर। तो डिक्री होल्डर कहाँ पर लिखा है? डिक्री होल्डर लिखा है सेक्शन 2 सब क्लास, तो वो ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फर्दर क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले लिखा कहाँ हुआ है? सब सेक्शन 11 के अंदर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स स्टेट और डिसीज्ड पर्सन। एक ऐसा शख्स जो कि डिसीज पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फर्दर उसके बाद मीन्स प्रॉफिट, सब सेक्शन 12। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मीन्स प्रॉफिट मीन्स कि लेट सपोज कि आप किसी के खिलाफ एक दावा दायर कर रहे हैं। अब जब आप उसके खिलाफ कोई भी दावा दायर कर रहे हैं तो उसने आपकी प्रॉपर्टी को 6 महीने अपने पास रखा है। जो 6 महीने उसने आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, उस 6 महीने के अंदर उसने उस प्रॉपर्टी से फ़ायदे भी उठाए हैं। हो सकता है कि अगर वो इमोबल प्रॉपर्टी है, उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हो। अगर वो जो है कोई ज़मीन है, उस ज़मीन से कोई भी उसने प्रॉफिट गेन किया हो, तो जो प्रॉफिट वो गेन करता है 6 मंथ्स के अंदर या जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो प्रॉपर्टी उसके पास थी, तो आप क्लेम करेंगे कि मीन्स प्रॉफिट भी क्लेम करना चाहता हूँ। जो फ़ायदा उसने उस प्रॉपर्टी से वसूल किया है वही फ़ायदा आप जो है क्लेम करते हैं, उसको कहा जाता है मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी सब सेक्शन 13। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सके। और इमोबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक ही जगह पे सिचुएट हो, वो इमोबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद पब्लिक ऑफिसर, सब सेक्शन 17। अब आप ये चीज़ देखें कि एक लॉ का लूप होल है यहाँ पर कि जो सब सेक्शन 17 के अंदर पब्लिक ऑफिसर की बात की गई है, वही सेम बात की गई है पब्लिक सर्वेंट की। कहाँ पर? पीपीसी के अंदर। पीपीसी के तहत जो पब्लिक सर्वेंट है, सीपीसी के तहत वो पब्लिक ऑफिसर है। कौन कौन से हैं हमारे पास? एवरी जज, एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, 17 ग्रेड का हो गया, या फिर जितने भी हमारे पास की लिस्ट बताई गई वो सारे के सारे क्या हैं? पब्लिक ऑफिसर। और यही सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर अकॉर्डिंग टू पीपीसी पब्लिक सर्वेंट हैं। फर्दर इसके बाद हमारे पास आता है शेयर इन कॉर्पोरेशन साइन। जो मेन सेक्शन है इसका वो क्या है? सेक्शन नंबर 20। जो वर्ड साइन है यहाँ पर, इट इंक्लूड्स द स्टैम्प ऑफ द कोर्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 हमें सिंपली ये बताता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स, जितनी भी अदालतें हैं वो अदालत दूसरी अदालत के मातहत है। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के अंदर कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट किसके? मातहत किसके? हाई कोर्ट के। और जो हमारे पास स्मॉल काजेस कोर्ट्स हैं, स्मॉल काजेस कोर्ट्स मैंने बताया था कि वो अदालतें जो कि पिटी मैटर्स, छोटे छोटे मामलों को डील करती हैं, वो किसके मातहत हैं?
इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के मातहत हैं, और जो हाई कोर्ट है वो मातहत है सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 सेविंग्स का। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। सेक्शन नंबर 5 ये कह रहा है कि जितने भी रेवेन्यू के मामलात हैं उनका सीपीसी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब देखें, अगर जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो जुरिस्डिक्शन का मतलब है दायरा इख्तियार। जुरिस्डिक्शन की फर्दर हम काइंड्स पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक होता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, एक होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एक होता है रिविजनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन के किस अदालत के पास अपील लाए करेगी। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ये बताती है कि आपका जो केस है उसकी मालियत कितनी है और वो किस अदालत के पास चलेगा, इसको कहा जाता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 15 to 21, ठीक है, वो फर्दर हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? स्मॉल काजेस कोर्ट्स। स्मॉल काजेस कोर्ट्स क्या होती हैं? स्मॉल काजेस कोर्ट्स मीन्स के जितने भी हमारे पास छोटे छोटे मामला हैं, जैसे कि लेट सपोज के 20,000, 15,000, 25,000 इतने छोटे छोटे मामला हैं, तो वो सारे के सारे डील करेंगे स्मॉल काजेस कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 ओमिटेड है। सेक्शन नंबर 9 कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अच्छा, सेक्शन नंबर 9 को हम जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि कोर्ट जो है सारे के सारे मामलात को सुनेगी अगर वो बार्ड ना हो। बार्ड मतलब कि अगर उन पे किसी भी किस्म की रुकावट ना हो। अब जो बार्ड होती हैं वो या तो होती है बार्ड बाय लॉ या तो होती है टाइम बार्ड, लिमिटेशन के तहत अगर उसकी टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और या फिर बार्ड बाय लॉ अगर उसके ऊपर रेस सब जुडिस या रेस जुडिकाटा लग चुका है, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 के 2 वर्ड्स हैं, कौन कौन से? या तो वो पूछ सकता है आपसे स्टे ऑफ सूट या वो पूछ सकता है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस भी पूछ सकता है और स्टे ऑफ सूट। रेस सब जुडिस क्या है, इसको सेक्शन 11 के साथ पढ़ते हैं। एक होता है रेस जुडिकाता। रेस सब जुडिस क्या कह रहा है? रेस सब जुडिस हमें ये कह रहा है सिंपली कि नो कोर्ट शल प्रोसीड, यहाँ पर वर्ड क्या है? शल, मैंडेटरी प्रोविजन है। शल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट विच द मैटर इन इशू इज आल्सो डायरेक्टली और सब्सटेंटिवली इन इशू इज प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। इसके अंदर वर्ड्स कौन कौन से याद रखते हैं इन दोनों सेक्शंस के तहत? सेम पार्टीज, सेम काज ऑफ एक्शन। अगर 2 पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी? ए और बी। अब ए ने बी के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा दायर किया है, ठीक है, और वो मुकदमा पेंडिंग है, अब वो मुकदमे का फ़ैसला अभी तक नहीं आया है, ठीक है, और वो मुकदमा भी चल रहा है बी के ख़िलाफ़। बी क्या करता है? बी जो है किसी और अदालत जिसकी वो जुरिस्डिक्शन बनती थी उस अदालत में चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे ए के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करना है। तो यहाँ पर जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा रेस सब जुडिस, बिकॉज के जो अदालत में मैटर है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, उसका अभी तक फ़ैसला नहीं आया है। अंडरस्टैंड? तो इस पर लगेगा रेस सब जुडिस या स्टे ऑफ सूट।
अगर यही सेम पार्टीज़ हों, सेम लिटिगेशन हो, सेम काज ऑफ एक्शन हो, लेकिन ए ने बी के ख़िलाफ़ मुकदमा किया और फैसला आ चुका है, ठीक है। किस तरीके से, लेट सपोज ए बी के ख़िलाफ़ मुकदमा करता है 2010 के अंदर, अब 2 साल तक जो है वो मुकदमा चलता है, 2012 के अंदर उसकी जजमेंट आ जाती है, फाइनल हो गया वो। अब बी क्या करता है, बी ए को डिस्टर्ब करने के लिए 2022 के अंदर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करता है। तो यहाँ पर लग जाएगा रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या कहता है कि अगर सेम पार्टीज़ हों, सेम लिटिगेशन हो और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो भी सेम हो, तो उसका डिसीजन आ चुका है, कोर्ट ने उसका अपना फ़ैसला दे दिया है, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है, बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट क्या है, वेयर अ प्लेंटिफ इज़ प्रिक्लूड टू रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इज़ रिस्पेक्ट ऑफ एनी cause of action, he shall not be entertained to institute a suit respect in such cause of action in court to which this code applies। अगर किसी भी सेक्शन में, किसी भी केस में रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा लग चुका है, तो आप उसके ख़िलाफ़ फर्दर मुकदमा नहीं कर सकते। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है 12 सब क्लास 2, वो क्या कहता है, प्ली ऑफ फ्रॉड। अब यहाँ पर प्ली ऑफ फ्रॉड से वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द टाइम लिमिटेशन ऑफ प्ली ऑफ फ्रॉड। वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ प्ली ऑफ फ्रॉड। अब प्ली ऑफ फ्रॉड के जो ग्राउंड्स है वो भी आपने याद रखने हैं। प्ली ऑफ फ्रॉड किसके खिलाफ हो सकती है, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, इनके खिलाफ हो सकती है। और इसके जो ग्राउंड्स है वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। इसके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसके खिलाफ आप प्ली ऑफ फ्रॉड रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई। अब फर्दर इससे वो आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि इसकी टाइम लिमिटेशन कितनी है। जनरली प्ली ऑफ फ्रॉड की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि वेयर देयर इज़ जनरल रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन। तो जनरल रूल ये कहता है कि प्ली ऑफ फ्रॉड 12(2) की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो हमारे पास आर्टिकल 95 है लिमिटेशन एक्ट का, वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि इसकी जो टाइम लिमिटेशन है वो है 3 ईयर्स। बट टाइम लिमिटेशन स्टार्ट कब होगी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी, ठीक है। जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, या जो वांट ऑफ जुरिसडिक्शन लेना चाहता है, वो क्या करेगा, वो उसके नॉलेज में बात आई कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, या फिर जो है लेट सपोज के आप जिसके ख़िलाफ़ केस करते हैं, आप जानबूझकर उसका जो है एड्रेस सही नहीं देते और वो हो जाता है एक्स पार्टी। अब उसको पता चला कि इसने तो है मेरा सही एड्रेस दिया ही नहीं था। जब आपने उसका सही एड्रेस नहीं दिया, उसको जिस दिन पता चला, तब वहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 3 ईयर्स इसकी टाइम लिमिटेशन है। फर्दर उसके बाद सेक्शन नंबर 15 से लेकर 21 जो हमारे पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। अगर सवाल ये पूछे आपसे कि वेयर द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज़ डिफाइंड, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक है, 15 से लेके 21 तक। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर हमारे पास सेक्शन नंबर 15 कहता है कोर्ट टू विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। कोर्ट टू विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, जहां पर आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। लोवेस्ट ग्रेड किस तरीके से कि आप जब भी कोई सूट दाखिल करेंगे, सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड पे करेंगे। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो हमारे पास कराची है, कराची के अंदर जितने भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा मैटर्स हैं वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है।
फिर वो आपसे कराची का सवाल नहीं करेगा, अगर कर भी ले तो इसका आपने याद रखना है कि कराची के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद 16 क्या कहता है? 16 हमें ये कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स, कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर होगा वहाँ पर उस अदालत में आपका केस दाखिल होगा। फॉर द रिकवरी, इसके अंदर सब क्लासेस आपने याद रखने हैं, कौन कौन से? फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द रिकवरी फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद फॉर फोरक्लोजर सेल एंड रिडम्पशन, किसी की सेल के लिए, रिडम्पशन के लिए, फोरक्लोजर के लिए, ये कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन ये यहाँ पर हमारे जो है लॉ गेट के अंदर नहीं है। उसके बाद 17 क्या कहता है? 17 हमें कहता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल कर सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 17 एंड 18। आपको इसके जितने भी इसकी वर्डिंग है वो याद रखनी है कि 17 क्या कहता है और 18 क्या कहता है। 17 के अंदर हमें कह रहा है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिसडिक्शन, और 18 क्या कह रहा है? अनसर्टेनिटी। सेवनटीन सिंपल ये कह रहा है कि लेट सपोज आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी दो सिटीज़ हैं, एक है हमारे पास लाहौर और एक है कसूर। वो प्रॉपर्टी इतनी तवील, इतनी बड़ी है कि उसका आप जानते हैं कि उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो लाहौर भी लगती है और कसूर भी लगती है, तो ये आपको एक रिलीफ है कि आप दोनों में से किसी भी अदालत पर उसका सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ये हो गया सेक्शन नंबर 17। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है यही लेट सपोज ऐसी ही सिचुएशन है, अब आप के लिए अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी है कि इसकी इस प्रॉपर्टी की जो अदालत है वो कौन सी लगती है, ये कौन सी जुरिसडिक्शन में लाया करता है, आपकी प्रॉपर्टी लाहौर में आती है या फिर कसूर में आती है। अब यहाँ पर जब अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए, गैर यकीनी हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको एक रिलीफ है कि आप दोनों में से किसी भी अदालत में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ये हो गया सेक्शन नंबर 18। उसके बाद उसके बाद जो 19 है वो कह रहा है सूट्स फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू पर्सन ऑफ मूवेबल। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह XYZ जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई भी किसी पर्सन ने कोई रॉन्ग किया है तो उसके ख़िलाफ़ कहाँ पर आप केस दाखिल करेंगे? जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हो या जहाँ पर जो आपका डिफेंडेंट है वो ऑर्डिनरी रिजाइड्स करे, जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हो या जहाँ पर ऑर्डिनरी रिजाइड्स करे। फिर इसके अंदर सेक्शन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। जो अदर सूट्स हैं, बाकी जितने भी मैटर्स हैं, बाकी जितने भी मामलात हैं, वो वहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट किए जाएंगे? जहाँ पर आपका डिफेंडेंट रहता हो, ठीक है, या जहाँ पर आपका काज ऑफ एक्शन अराइज हो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 के अंदर आपने कौन सी बात याद रखनी है? ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिसडिक्शन की बात आ जाए तो आपने ऑब्जेक्शन रेज करना है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जब आपको ऑब्जेक्शन है कि ये मुकदमा तो इस अदालत का लगता ही नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, बाद में रेज नहीं करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 47 हमें बताता है किस चीज़ के बारे में? एग्जीक्यूशन के बारे में। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड। 47 क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड इन एग्जीक्यूशन। 47 ये कहता है कि जो भी सवालात होंगे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन मतलब अमल दरामद, उसके दरमियान, तो एग्जीक्यूशन के लिए आप क्वेश्चंस के लिए आप अलग से मुकदमा फ़ाइल नहीं करेंगे, बल्कि उसी मुकदमे में आपको जो भी सवालात करने हैं वो उसी मुकदमे में किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 75 कमीशंस। सेवेंटी 75 के अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कमीशन अपॉइंट कब कब हो सकता है। इसके कितने ग्राउंड्स हैं? इसके जस्ट 4 ग्राउंड्स हैं हमारे पास। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? वो हैं हमारे पास टू एग्जामाइन एनी पर्सन, टू एग्जामाइन एनी पर्सन। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद तीसरा है टू एडजस्ट अकाउंट। उसके बाद फोर्थ है फॉर पार्टीशन। अब देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है? टू एग्जामाइन एनी पर्सन। एग्जामाइन एनी पर्सन का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एक शख्स को एग्जामाइन करने के लिए। वो पर्सन कौन हो सकता है? लेट सपोज कोई शख्स जेल के अंदर है, ठीक है, या फिर लेट सपोज के कोई पर्दा नशीन लेडी है। अब जो पर्दा नशीन लेडी का रेफरेंस है वो है सेक्शन नंबर 132 ऑफ सीपीसी और सेक्शन नंबर 34 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके अंदर पर्दा नशीन लेडी डिफाइन किया हुआ है कि पर्दा नशीन लेडी कौन होती है। पर्दा नशीन लेडी मीन्स के कोई भी ऐसी फीमेल जो ड्यू टू द कस्टम्स और रिलीजन पब्लिक प्लेस के अंदर ना आ सकती हो। उसके बाद मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है तब हो सकता है। उसके बाद टू एडजस्ट अकाउंट्स, जितने भी आपके बैंक्स के अंदर अकाउंट्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद फॉर पार्टीशन, अगर पार्टीशन की बारी आती है, पार्टीशन की बात होती है, तब भी आप जो है कमीशंस अपॉइंट कर सकते हैं। फर्दर उसके बाद कौन सा है? सेक्शन नंबर 96 अपील्स। सेक्शन नंबर 96 क्या कहता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जो अपील होगी ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ वो कहाँ होगी? सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कोड बाय other law for a time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court। जो अपील है आपकी उस अदालत के ख़िलाफ़ कहाँ होगी? जो उससे सुपीरियर होगी। ठीक है। और सेकेंडली एन अपील मे लाई फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री एक्स पार्टी। अपील लाए कर सकती है, मे लाए, अपील लाए कर सकती है एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ। उसके बाद नो अपील शल लाई फ्रॉम द डिक्री पास्ड विद इन द कंसेंट ऑफ पार्टीज। मे लाए, अपील लाए कर सकती है एक्स पार्टी में। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? सेकंड है कि अगर कंसेंट डिक्री है, तो जो कंसेंट डिक्री है उसके खिलाफ अपील लाए नहीं करती। अब कंसेंट डिक्री क्या होती है? कंसेंट डिक्री ये होती है कि लेट सपोज ए और बी है, ठीक है, एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है, ये दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं आउट ऑफ द कोर्ट। जब ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं तब ये अदालत को जाके कहते हैं कि हमारे खिलाफ एक कंसेंट डिक्री पास कर दें कि हम दोनों आपस में रजामंद हैं और जो इसका हिस्सा बनता है वो मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा हिस्सा बनता है वो ये मुझे देने के लिए तैयार है, रेडी है। तो अदालत पास करेगी कंसेंट डिक्री। जब कंसेंट डिक्री पास हो गई तो फिर आप जो है उसके खिलाफ अपील लाए नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? उसके बाद सेक्शन नंबर 104 ऑर्डर फ्रॉम
विच अपील लाइज, वो ऑर्डर्स जिसके खिलाफ अपील लाई करेगी। अच्छा, पहले क्या था, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, तो जो डिक्री है उसके खिलाफ अपील लाई करेगी सेक्शन 96 के तहत, और जो ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ अपील लाई करेगी 104 के तहत। ठीक है, एन ऑर्डर, अब ये यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन किन किन ऑर्डर्स के खिलाफ जो है अपील लाई करेगी। वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? 35A 104 क्या कहता है, 35A के खिलाफ अपील लाई करेगी। उसके बाद सेकंड है हमारे पास सेक्शन 47, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 95, और जो है उसके बाद 95, और उसके बाद कह रहा है कि एन ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोड इम्पोजिंग फाइन डायरेक्टिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है उसके खिलाफ अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो वो भी कहाँ होगा? 104 के तहत। अरेस्ट एंड डिटेंशन का जो प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 55 ऑफ CPC, इसको आप 55 कर सकते हैं, सेक्शन 55। और उसके बाद एन ऑर्डर मेड अंडर रूल्स एन अपील एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल्स, अगर रूल्स में कहीं है तो अलाउड बाय द रूल्स। ठीक है, अब आपने फर्दर उसके बाद है सेक्शन 115 रिवीजन के बारे में। ठीक है, रिवीजन क्या कह रहा है? द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, हाई कोर्ट जो है रिवीजन के लिए किसी भी केस को रिकॉल कर सकती है, हाई कोर्ट खुद रिकॉल कर सकती है। वे द विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, जो केस सबऑर्डिनेट हो हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट करेगी, और हाई कोर्ट किस मैटर के खिलाफ करेगी? जो सबऑर्डिनेट हो, सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या कह रहा है कि टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन बाय लॉ, जो बाय लॉ मतलब कानून के तहत उसकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी। उसके बाद टू हैव फेल टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन, जो उसको जुरिसडिक्शन दी गई वो जो है सही से फुलफिल ना कर सका। उसके बाद टू हैव एक्टेड एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन इलीगली विथ मटेरियल इरेगुलरिटी, उसने जो एक्सरसाइज की जुरिसडिक्शन वो उसकी बनती ही नहीं थी। ठीक है, ये हो गया 115 रिवीजन। उसके बाद 151 क्या कहता है? 151 कहता है सेविंग ऑफ इनहेरिटेंस पावर्स, 151 CPC। अच्छा, 151 CPC इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द कोर्ट जो है इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द कोर्ट CPC के अंदर भी है, CRPC के अंदर भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि विद द इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इनहेरिटेंस पावर्स क्या होता है ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। फॉर अब्यूज ऑफ एंड ऑफ जस्टिस। देखें, इनहेरिटेंस पावर क्या होते हैं? इनहेरिटेंस पावर मीन्स कि वो पावर्स जो कोर्ट को दिए गए हैं। कौन से पावर्स हैं? वो पावर्स हैं कि लेट सपोज कि आपने किसी भी अदालत के अंदर कोई भी मुकदमा किया, तकरीबन अगर आप सिविल लिटिगेशन के अंदर देखें तो हर मुकदमे के साथ 151 की एप्लीकेशन लाजमी मूव होती है। उसका कहने का मकसद क्या है कि अगर अदालत को कहीं लगता है कि हमने कोई मिस्टेक की है या जो है हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो अदालत जो है अपने इनहेरिटेंस पावर्स यूज़ कर सकती है। 151 CPC के अंदर जो इनहेरिटेंस पावर्स हैं, ये इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द ऑल कोर्ट्स, ऑल सिविल कोर्ट्स हैं। और जो 561A CRPC है वो है इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर हुई ये चीज़? अब यहाँ पर इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द कोर्ट कहाँ पर होगा? लेट सपोज कि आपको कोई भी एक रेलेवेंट प्रोविज़न नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि शायद मैंने कोई मिस्टेक की हो इस प्रोविज़न को अदालत के सामने पेश करने के लिए, तब आप अदालत को मूव करेंगे एक एप्लीकेशन 151 CPC इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द कोर्ट। या आपके सामने कोई ऐसा मसला आ चुका है जो पहले आपके सामने नहीं आया। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी है, आजकल का दौर है रोबोटिक दौर। अगर कोई रोबोट कोई ऐसा एक्ट करे जो पहले कभी भी किसी लॉ के अंदर स्पेसिफाई ना हो, जो सिविल के अंदर फॉल करता हो, लेकिन आपको उसका प्रोविज़न नहीं मिल रहा, तब आप मूव करेंगे 151 ऑफ CPC। अब ये कब होगा?
अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, अगर वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस करे, या फिर सेकंड एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी के लिए एप्लीकेशन मूव होती है 151 CPC। 151 CPC। तो आज हमने कौन कौन से सेक्शंस पढ़े, 1 से लेकर 12 तक इंट्रोडक्शन वाले, उसके बाद 15 से लेकर 21 तक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, उसके बाद 41 क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड इन द एग्जीक्यूशन के बारे में, उसके बाद 75 कमीशंस के बारे में कि कमीशंस कब कब अपॉइंट हो सकती हैं, उसके बाद 96 अपील के बारे में, उसके बाद 114 अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स के बारे में, और उसके बाद 115 रिवीजन के बारे में, और उसके बाद जो है 151 CPC हमारे पास इनहेरिटेंस पावर्स ऑफ द कोर्ट के बारे में। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें।